जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसको देखेंगे, जिसमें से राज्य की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं का और जितने भी मंत्रालय हैं उनकी घटनाओं पर विभिन्न नज़र रखे जाएंगे, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के करंट अफेयर में ग्रेटर नोएडा के विषय में। ग्रेटर नोएडा काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि अभी हाल में ही ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें जो इसका विषय रहा, थीम रहा इस सम्मेलन का, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसका थीम रहा है, क्योंकि भारत अर्धचालक उद्योग जो सेमीकंडक्टर में जुड़े जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, और यह ऐसा करने वाला भारत विश्व का 8वां देश बन चुका है। भारत 1 ट्रिलियन रुपये का विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। उल्लेखनीय पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को तैयार किया गया, लागू किया गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के विषय में। हाल में ही 7 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। वो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा, जो कि 176 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के बच्चों का आवासीय शिक्षा भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। तो गोरखपुर में ये स्कूल का लोकार्पण किया गया है। पूर्वांचल में पहला है, तो लखनऊ के बाद ये सेकंड है सैनिक स्कूल गोरखपुर में। देखिए नेक्स्ट है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के विषय में। देखिए हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने कैंपियरगंज में गोरखपुर में जटायु और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया जटायु के संरक्षण के लिए, क्योंकि जटायु एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जो कि इसको बोलते हैं एशियन किंग वल्चर बोलते हैं, जो कि विश्व का पहला केंद्र है, 5 हेक्टेयर में निर्मित होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट है कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है, मतलब इसका यही है, इसका भी उद्घाटन शुभारंभ गोरखपुर में मुख्यमंत्री साहब जी ने किया था। और यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किया गया, और इसमें जो नया रूप दिया गया है रोड टू स्कूल कार्यक्रम, मतलब स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। और साथ ही साथ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, और यह इसका दूसरा संस्करण था। इसका जो थीम था सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, और इसमें वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। ये नोएडा में हुआ था यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को चलाया गया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। इसमें शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ना इसका काम था, और साथ ही साथ 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान भी किया गया। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर उनको वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिसमें से वह 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार जोड़ सकेंगे इसमें। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रमुख आंकड़े के विषय में देखेंगे। 1 अगस्त 2024 को सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। इसके पहले महाराष्ट्र है पहले नंबर पर, और जो योगदान है अर्थव्यवस्था में 9 से बढ़कर 10% हो गया है, 9-10% हो गया है इसमें। और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश का प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अभी हाल में ही लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा किया गया है। साथ ही साथ गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुध विश्वविद्यालय का भी निर्माण पूरा हो गया। अब मेरठ में हॉकी के लिए महान जादूगर, आपको जो पता है कि मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है मेरठ में। साथ ही साथ ललितपुर में भी पहले फार्मा पार्क का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड है इसके उपलब्ध कराने में पहला राज्य हो गया है। साथ ही साथ 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने में उत्तर प्रदेश पहला स्थान हो गया है, और डिजिटल लेन देन में भी पहला स्थान है। और यहाँ पे क्योंकि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, खाद्यान्न में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए शीरा, एल्कोहल और एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विषय में देख सकते हैं। देखिए इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी जो SCR के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 जिले जो
लखनऊ के आसपास का जो रेंज होंगे, जिसमें से लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को कुल मिलाकर 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR जो स्टेट कैपिटल रीजन होगा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपने इससे पहले NCR देखा था, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास का जो ज़िले थे उनको शामिल किया गया था, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। मतलब कहने का मतलब है NCR में नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास, देखिए गाजियाबाद, नोएडा, ये सब रेंज हो गया, मेरठ वाला, ये सब NCR के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं SCR के तहत। ठीक है, NCR के तहत इसी तर्ज पर NCR के तर्ज पर ही SCR बनाया गया। जो स्टेट कैपिटल है लखनऊ, उसके आसपास के रेंज को विकसित किया जाएगा, मतलब लखनऊ के तर्ज पर। इसका मुख्यालय जो होगा लखनऊ होगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति के विषय में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित किया गया 31 जुलाई 2024 को। यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिसे नजूल भूमि कहा जाता है। ये भूखंड जो कि विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुवर्ती अधिनियम 1895 उसके बाद के सरकारी अनुदान 1960 के तहत जारी के रूप में जारी किया गया है। न्यूनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है, नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं, पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाता है, उनका 30 वर्ष का नवीकरण होगा। ऐसे भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें नेक्स्ट में, इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की नीतियों की सीमांत लागत पर आधारित दर के ब्याज पर आगणित करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। ठीक है, नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति को या संस्था को नहीं दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के विषय में देख सकते हैं। 31 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयकों में अगर इसमें देखा जाए तो उनके नाम से राज्य शब्द को हटाने का प्रावधान किया गया है और इनके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ देखिए, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक, इसको भी मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इसको पारित किया गया 31 जुलाई 2024 को। इसका लक्ष्य यही है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन बनाना, जो कि पॉसिबल भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब कोशिश किया जाए तो हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक के विषय में 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और उन्हें ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल हो व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति या जनजाति की व्यक्ति हो, अवैध मंतारण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष की कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और सामूहिक अवैध मंतारण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के आशय से या स्वपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उनके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है या हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, तो महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध धन परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है कारावास को। आजीवन कारावास नहीं है, और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर से इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर करके इस पर ध्यान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा जो कि अनुचित लाभों, अनुचित साधनों की रोकथाम, अभी हाल में बहुत सारा पेपर लीक हुआ था, उसके विरुद्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून लाया, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को, जो 1998 के कानून था उसको बदलाव किया गया है और इसमें बड़े कठोर कानून बनाया गया है। इसमें देखेंगे हम लोग, जो भी अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा जो है आजीवन कारावास कर दिया गया और जुर्माना 1 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।
चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एसएससी हो, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकारियों, निकायों और एजेंसियों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है इसमें। साथ ही साथ इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों की परीक्षा संस्थान या परीक्षा करने वाली एजेंसी अगर संलिप्त है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला दिया जाएगा। साथ ही साथ उसको किसी भी तरह का टेंडर नहीं दिया जाएगा। अगर इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है और अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के विषय में 2024 के विषय में देख सकते हैं। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का अभियान शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ हुआ लखनऊ में कुकरैल नदी तट पर सौमित्र वन में किया गया और मुख्यमंत्री जी ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित किए इस अवसर पर। और 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से 2030 तक हर ग्रीन कवर को 9.23 से बढ़ाकर 15% करना है। ये लक्ष्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। ये पॉजिटिव सकारात्मक दिखाता है कि इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग कितना सजग है और आने वाले भविष्य में भी हम लोगों को जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। साथ ही उनके लिए देखिए एक और इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद लखीमपुर खीरी, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो चंदौली है सेकंड नंबर पे। सोनभद्र में 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। प्रयागराज के विषय में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनको किया गया है। अब देखिए, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में जो पानी का स्तर उसको सुधार करने के लिए योजनाएं लागू की गई है। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन, और इसके द्वारा 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी सरकार। और देखिए, मित्र वन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मित्र वन ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इनकी स्थापना की घोषणा किया है। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए, हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच समिति आयोग का गठन किया गया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके अन्य अध्यक्ष भी देख सकते हैं, अन्य सदस्य भी हैं इस पर। तो इसको जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। ये जो स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया। ये स्टार्टिंग जो किया गया है ये लखीमपुर खीरी जिले में किया गया है और इस जिले के गोरखनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया गया है। अब देखिए, आगरा और प्रयागराज के संबंध में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इन दोनों शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दिया गया है। साथ ही साथ प्राचीन और विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली है। जो इसके तहत 3 जो इमारतें हैं, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जलमहल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसको आप याद कर लीजिए, बरसाना जलमहल, कोठी रोशन उद्दौला और शुक्ला तालाब। अब देखिए, माहेश्वर तिवारी के विषय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो साहित्यकार और नव गीतकार था, इनको हाल में ही निधन हो गया है, माहेश्वर तिवारी, और इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया। 5 वर्षों तक ये प्रभावित रहेगा और उत्तर प्रदेश में 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन अमोनिया 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा प्रत्येक स्टार्टअप को और 5 वर्षों तक दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको बोलते हैं यूपीनेडा, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। साथ ही साथ 1,20,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। हाल में उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है राजा प्रताप सिंह। राजकुमार विश्वकर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के विषय में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नवाचार, उद्यम को, संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ देख सकते हैं इसमें 1 लाख युवाओं को और 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपये इसका आवंटन किया गया। इसका उद्देश्य तो आप जानते ही हैं। अब देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स के विषय में। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा के विषय में देख सकते हैं। IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया यश2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। DRDO और इसरो के द्वारा मिशनों में जैसे गगनयान हो गया, RLV हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में काफ़ी बहुमूल्य साबित होगी। अब देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के विषय में, इसमें भी यही है कि युवाओं को सशक्त बनाना इनका काम है, संस्कृति को बढ़ावा देना, उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देना इनका काम है। 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अभी हाल में वाराणसी में देखा जाए तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया गया है। इसमें 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत, जिसका नाम है MV गुह और MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। एक कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। MV गुह जो कि अयोध्या में सरयू नदी पर और MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगी। बैटरी से संचालित होगी। 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। देखिए श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। और इसके जो चेयरमैन हैं प्रमोद कृष्णन हैं। ठीक है, श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम महाअवतार माना जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विषय में देख सकते हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों लोग एक साथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं प्रयागराज में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि अगर देखा जाए नाम जो रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अपने प्यारा देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। अब देखिए दिव्य अयोध्या ऐप के विषय में, इसको मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया है, पर्यटकों के लिए। ठीक है, जो कि जानकारी देगा धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के बारे में। अब देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। 2024 जनवरी में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं और निवेश से संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में एक नया रिपोर्ट को जारी किया है। कुल मिलाकर 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSME। ठीक है, इससे पहले शीर्ष 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। और नेक्स्ट देखिए पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में वृंदावन में संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और देखिए प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा के विषय में देखा जाए तो हाल में ही अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया है और इसमें अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए।
साथ ही साथ उन्होंने अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें देख सकते हैं हवाई अड्डे का नाम भी अयोध्या हवाई अड्डे कर दिया गया और इसका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें रामपथ, भक्ति पथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट में काशी तमिल संगम के विषय में, इसका आयोजन किया गया 17 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। यह सेकेंड संस्करण था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसमें देख सकते हैं IIT मद्रास को उत्तर प्रदेश में हिंदू विश्वविद्यालय का कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया। 180 फीट ऊंचाई है इसकी। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो इनकी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 से अधिक दोहे को लिखा गया है इसमें। ठीक है, और इसमें सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। नेक्स्ट में देखते हैं लेक क्वीन क्रूज के विषय में। हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। यह 2 मंजिला है। ये उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। 42वां रामायण मेला के विषय में देख सकते हैं। ये अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया 19 दिसंबर 2023 को और सबसे पहले उस समय के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने 1982 में किया था। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विषय में देख सकते हैं 2023 को पारित किया गया है और उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 में अधिनियमित हुआ और इसके अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन और नौ परिवहन, बंदरगाह, समुद्री मामलों में संबंधित विषयों में विशेषज्ञताओं ध्यान रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए। इसको ध्यान देने की जरूरत है। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के विषय में देख सकते हैं सहारनपुर में स्थापना किया गया। यह देश का पहला ऐसा केंद्र है और IIT रुड़की में स्थापित किया गया सहारनपुर में। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G को 6G में लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। साथ ही साथ अयोध्या में देखा जाए तो राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसमें देख सकते हैं इस कार्य क्षेत्र को विस्तार देने का पुनः नामकरण जो कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है और इसके परिषद के जो अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए प्रदेश में जनजाति संग्रहालय में स्थापना किया गया इसका, ये जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब लखनऊ के विषय में देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है और INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होंगे। और उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की भी शुरुआत किया गया है। अब देखें गोरखपुर के विषय में। इस जिले में पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है जो कि मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सालय होगा उत्तर प्रदेश में। आनंद डेयरी, अमेरिया, पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोबेग्रा की उपस्थिति में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है। इसमें दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजननों के उपयोग की जाने वाली जो उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, जो कि ब्राज़ील के दोनों कंपनियां अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, आनंद डेयरी जो कि भारत की कंपनी है। इसके अलावा देखिए हर पत्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए एक अधिकार अभियान की शुरुआत किया गया है। साथ ही साथ पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को विकसित किया जा रहा है। ये PPP मॉडल पर आधारित होगा।
550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ देखिए बरेली में परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है और उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर का भी विकसित किया जा रहा है। उन्नाव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। गाजियाबाद में हाल में ही हिंडन वायु स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन जिसका नाम भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। अब देखिए विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसमें 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन के विषय में अगर देख सकते हैं, इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषण फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला लैब प्रयोगशाला होगा। साथ ही साथ देखिए अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हाइड्रोजन उत्पादन के विषय में देख सकते हैं, BHU में विकसित किया जा रहा है, वाराणसी BHU में। नंदनी कृषि समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मवेशियों के नस्ल में सुधार के लिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। यह सरकार इसमें 25 जो दुधारू गांव होंगी इसकी 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेंगे। इसमें प्रत्येक 3 चरणों में गाय की खरीद पर उनके संरक्षण के लिए उनके रख रखाव के लिए पैसा प्रदान किया जाएगा, सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ये योजना जो 10 मंडल हैं वहीं पे किया जाएगा। टोटल 17 मंडल में मान के चलिए 10 मंडल की ही बात हो रही है। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रावधान है और जो भी आगामी परीक्षा होंगी उच्च शिक्षा विभाग का, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, इन सब का परीक्षाओं का आयोजन त्वरित, नियमित और पारदर्शिता आधार पर समयबद्ध से कराएंगे। गांडीव 5 जो कि ये पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। गांडीव 5 और NCC और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा आतंकी घटनाओं को से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है गांडीव 5 का आयोजन। तो देखिए चैप्टर कंप्लीट हुआ उत्तर प्रदेश परिदृश्य। उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों को हम लोग देखे हैं, लगभग 1 साल के जो विभिन्न घटनाक्रम है, योजना है, उसको देखे हैं। अब हम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे संक्षिप्तियों के विषय में, जो करंट नोट्स होगा, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संगठन के विषय में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशंस, योजना, अभियान, इन सब के विषय में हम लोग देखेंगे। तो चर्चित व्यक्ति के विषय में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय व्यक्तियों के विषय में सबसे पहले देखा जाए तो अतिशी जानते हैं कि अभी हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के पद से। उनके स्थान पर अतिशी जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं, इसकी वजह से न्यूज़ में रही हैं। सतीश कुमार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश कुमार देख सकते हैं, ये रेलवे के नए अध्यक्ष व CEO के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। जय वर्मा सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया। KC वेणुगोपाल ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो लोक लेखा समिति हैं इसके सदस्य बने हैं। ठीक है, इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा देखिए नटवर सिंह, ये जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री रहे हैं, इनका निधन हो गया और उन्होंने वन लाइफ इज नॉट इनफ इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा जो नए नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जो कि हाल में ही राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, तेलंगाना के जिशुदेव सर्वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर हो गए, संतोष कुमार गंगवार जो कि झारखंड के, रमेन डेका, ये इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त हुए रमेन डेका, CH विजयशंकर मेघालय के हुए हैं। साथ ही साथ CP राधाकृष्ण ये महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के हुए हैं नियुक्त। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि असम के हुए हैं। साथ ही साथ मणिपुर के भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। के कैलाशनाथन जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं। हाल में देखिए इदासिसा नोगरांग ये मेघालय की पहली महिला DGP बनी है। इदासिसा नोगरांग में मेघालय की पहली DGP बनी है।
और पूर्वोत्तर राज्य में किसी भी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हाल में ही भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। जीना जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका हैं। इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। साथ ही साथ देखिए ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार को ग्रहण किया 15 मार्च 2024 को। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। गीता बत्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्होंने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। पिनाकी चंद्र घोष का इन्होंने स्थान लिया है। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है। इसके अलावा देखिए रंजीत कुमार अग्रवाल के विषय में देखिए, ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट परिषद का अध्यक्ष इनको चुना गया है। डॉक्टर प्रभा अन्य बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है, इनको हाल में निधन हो गया डॉक्टर प्रभा अन्य का। मुनव्वर राणा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, इनका भी निधन हो गया। मुनव्वर राणा जो कि उनकी कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 1 वर्ष के पश्चात वापस कर लिया। नीना सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार को ग्रहण किया है। नीना सिंह ये सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक और राजविंदर सिंह भट्टी हैं। अब देखिए उमा शेखर के विषय में देखेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। भारत की पहली महिला अधिकारी है जो इस पर चयनित हुई हैं, जिनका नाम है उमा शेखर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। अब देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो कि बहुत न्यूज में रही हैं, ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इनको हाल में निधन हुई है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो कि 1989 से 1992 तक रहे। साथ ही साथ किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी हैं, भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। और देखिए उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश हुए हैं एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर माधवेदन ने उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं हीरालाल समारिया जो कि नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने पद को ग्रहण किया है और ऐसा वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का पदभार को ग्रहण किया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। तुहिन कंद पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हुई हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश वर्मा सीतापुर के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। टी सोमनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के कैबिनेट सचिव का पदभार को ग्रहण किया है टी सोमनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। वी श्रीनिवास जो कि एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एसबीआई के अध्यक्ष का पदभार को ग्रहण किए हैं चल्ला श्रीमान वसलू सेट्ठी। गोविंद मोहन जो कि देश के नए गृह सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। इसका देखिए राजेश नाम्बियार नैसकॉम के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। राहुल नवीन ईडी के निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष हुई हैं प्रीति सूदन। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो कि पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में पदभार को ग्रहण किया। अशोक कुमार सिंह जो कि ईसीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीआईसी
का महानिदेशक का पदभार को ग्रहण किया है अशोक कुमार सिंह। दलजीत सिंह चौधरी जो कि बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार को संभाले हैं दलजीत सिंह चौधरी। मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष और सीएमडी का पदभार को ग्रहण किए हैं मनोज मित्तल। शेखर कपूर 55वें व 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं शेखर कपूर। चंपई सोरेन आप जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अभी हाल में ही अब फिर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया उससे। अब देखिए विक्रम मिश्री देश के नए वित्त सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया विक्रम सीसी। देखिए बहुत सारा है लेकिन आप उसको एक बार पढ़ेंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए विक्रम मिश्री के विषय में आपने देखे रजत शर्मा, ये आप जानते हैं इंडिया टीवी के अध्यक्ष हुए हैं और इनको न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के बाद इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद के शपथ को ग्रहण किया है। राजेंद्र खन्ना देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। रवि अग्रवाल जो कि रवि अग्रवाल बने हैं सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। ओम बिरला आपको पता है कोटा राजस्थान भाजपा सांसद लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष नेता हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं भर्तहरि महताब। जेठाबाई अहिर जो कि नेफेड के अध्यक्ष बने। नेफेड का फुल नेम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ए रॉबर्ट जे रवि भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए सीएमडी नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति सील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। धीरेन्द्र ओझा ये बने पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए धीरेन्द्र ओझा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार को संभाला डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विजय भारती सायानी जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। संजीव पुरी 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हुए हैं संजीव पुरी। दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और भोपाल के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तरुण बजाज देख सकते हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के द्वारा यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एसोचैम के जो अध्यक्ष हुए हैं संजय नाहर हुए हैं। नईमा खातून एएमओ की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला कुलपति हैं नईमा खातून। साथ ही साथ अगर देखा जाए हम लोग डॉक्टर मिनेश शाह ये बने हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और जयश्री दास वर्मा ये 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन या फेलो के अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा। सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। पीयूष आनंद जो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं पीयूष आनंद। नवीन जिंदल आप जानते हैं आईएसए के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी कुमार ये देख सकते हैं भारतीय निर्यात संगठनों के संघ के अध्यक्ष बने हैं अश्विनी कुमार। आईबीए जो कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं एमबी राव। नवनीत कुमार सहगल भारतीय प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने नवनीत कुमार सिंह सहगल। किशोर मकवाना जो कि एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार को ग्रहण किया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। एएस राजीव जो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। सुधा मूर्ति जानते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की सुधा मूर्ति। राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं। राजकुमार विश्वकर्मा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। उत्तराखंड उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए न्यायमूर्ति रितु बहरी। विधानसभा के अध्यक्ष बने नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। प्रशांत कुमार जो कि उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस निदेशक। और अनिल कुमार लाहौटी जो कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। सेंथिल पांडियन विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के नए राजदूत शामिल हुए हैं सेंथिल पांडियन। रश्मि शुक्ला भारत की पहली महिला डीजीपी का पदभार को ग्रहण किया रश्मि शुक्ला। राहुल रसगोत्रा जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार को ग्रहण किया राहुल रसगोत्रा। अनिल दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। अरिंदम बागची जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं अरिंदम बागची। कंचन देवी बनी है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया कंचन देवी। ठीक है। रघुवर दास को आप जानते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। गद्दाम प्रसाद जो कि तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। ठीक है। अब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति के विषय में सीताराम येचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, इनका निधन हुआ है। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता जो कि थे भारतीय गणितज्ञ थे, इनका भी निधन हुआ है। मंजू मेहता ये भी भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सितार वादक थे, इनका भी निधन हुआ। गिरीश साहनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक थे और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक थे, इनका निधन हुआ। राकेश पाल जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, इनका भी निधन हुआ है। अजिता श्रीवास्तव ये भी इम्पोर्टेंट है। अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजिता श्रीवास्तव। सालसिंग सी मराक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। सालसिंग सी मराक। रामनारायण अग्रवाल डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक का निधन हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो प्रमुख मार्क्सवादी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। देखिए अभी हाल में यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया है। सीवी चंद्रशेखरन आप जानते ही हैं, ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है, इनका भी निधन हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखिए कपिल देव प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार थे, इनका निधन। सुशील कुमार मोदी ये जानते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा सांसद का थे, इनका निधन हो गया अभी हाल में। प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक का निधन पंजाब पंकज उदास इसका राइट आंसर। मनोहर जोशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, इनका निधन हुआ। डॉक्टर नित्यानंद जो कि भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन हो गया, डॉक्टर नित्यानंद का। डॉक्टर अजीज कुरैशी थे, ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, इनका भी निधन हो गया। और फली सैम नरीमन वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता का निधन हो गया है। अमीन सयानी प्रसिद्ध रेडियो संचालक उद्घोषण का निधन हो गया, अमीन सयानी का। उस्ताद राशिद खान प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया। ठीक है। इसी तरह देख सकते हैं डॉक्टर वी मोहनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए डॉक्टर एस बद्रीनाथ प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे, इनका निधन हो गया। डॉक्टर एस बद्रीनाथ ये शंकर नेत्रालय बहुत ही फेमस है, चेन्नई केरल का। और ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एएस वेंकटरमण, इनका हो गया। सुब्रत राय जानते हैं सहारा इंडिया परिवार के थे संस्थापक, इनका निधन हो गया। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति को भी देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को देखेंगे। अन्य में देखिए सुरेश प्रभु जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित हुए हैं। माइक पांडे वन्य जीवों पर फिल्म बनाने के लिए इनको अवार्ड से नवाजा गया। इंग्लिश चैनल को अकेले तर्क पार करने वाले सबसे उम्रदराज 49 वर्ष का सिद्धार्थ अग्रवाल भारतीय तैराकों ने हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी है, निशानाबाज हैं। आनंद कुमार आप जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ सुपर 30 के संस्थापक, दक्षिण कोरिया और कोरिया पर्यटन संगठन के द्वारा मानद राजदूत नामित हुए हैं। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल हुए हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन आप जानते हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इनको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को।
रोशनी नाडर मल्होत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, इसका नाम है सेवलियर डे ला लीजन डिनार ऑनर से सम्मानित किया गया है। एन.के. सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल के पर्वतारोही रही, एक सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है इनको। इसका लिख सकते हैं 16 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। चिंदानंद एस नाइक, जो कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र, जिनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो की 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेप के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिंदानंद एस नाइक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं सुनील भारती मित्तल, ये ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। शशि थरूर जानते हैं फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और सतनाम सिंह संधू, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं और प्रसिद्ध शिक्षाविद, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। सतनाम सिंह संधू। प्रीति रजक, आप जानते हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। इसके अलावा दीपिका पादुकोण तो आप जानते ही हैं, ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रही हैं भी मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है और टाइम मैगजीन इन्हों कवर पेज पर उतारा है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। कबीर बेदी, ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। स्मिता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज के निवासी, विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। इनका बालों की टोटल लंबाई 236.22 सेंटीमीटर है, मतलब 7 फीट 9 इंची है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के निवासी हैं, सबसे लंबे बालों का इनको रिकॉर्ड मिला है स्मिता श्रीवास्तव को। फातिमा वसीम, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीम। प्रोफेसर सविता लाडगे, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार सम्मानित किया गया। अतुल साहब जानते हैं। बिंद्रा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है। निखिल डे बने हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन से नामित किया गया है। अदिति माहेश्वरी, जो कि फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया आदित्य माहेश्वरी को। गिरीश चंद्र मुर्मू, आप जानते हैं, ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। दिशा नाइक, ये भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक। शीतल महाजन, आप जानते हैं, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। पंकज त्रिपाठी, आप जानते हैं, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बने हैं एनपीसीआई के द्वारा, इनको बनाया गया। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी। ऋचा चड्ढा, ये भी अभिनेत्री हैं, ये फ्रांस सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित सेवलियर डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। राजकुमार राव, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया राजकुमार राव को। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के विषय में, डॉक्टर हरडी अमर सूर्या, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पदभार को ग्रहण किए हैं डॉक्टर हरडी अमर सूर्या। और पेंटागनार्स सिनावात्रा, ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। मोहम्मद यूनुस, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ लिए हैं और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इनको शपथ दिलाई है। केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार को ग्रहण किया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लिया इन्होंने। एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए एंटोनियो कोस्टा को। और देखिए विलियम एंडर्स, जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड अपोलो 8 मिशन के चालक दल के सदस्य के रूप में चुना गया है। और देखिए ताइवान के प्रधानमंत्री चो जंग ताई ने ग्रहण किया है। पीटर हिग्स, जो कि
प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकवादी और नोबेल पुरस्कार विजेता, इनका निधन हो गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार को ग्रहण किया है। साइमन हैरिस वह इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, साइमन हैरिस। इसका देख सकते हैं लुई गासेट जूनियर, ये प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता, इनका निधन हो गया है। वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। ओलेग कोनोनेको ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेको। वर्ष 2008 से लेकर अब तक की 5 यात्राओं के जरिए अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटों से अधिक का समय बिताकर यह उपलब्धि को हासिल किया है। गैब्रियल अट्टल ये फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार को ग्रहण किया है। डॉक्टर साइमा वाजिद ये बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। इनको WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक बनी है। वेणुगोपाल ये भी देख सकते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिकी राज्य के न्यू जर्सी की तीसरी बार सीनेटर चुनी गई है। प्रोफेसर अनुषा शाह ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पर चुनी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति के विषय में देख सकते हैं अब्देल मजीद तेनवो जो कि पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर को चुना गया है, इस तरह देख सकते हैं। और ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बने हैं फतमेह मोहजेरानी। एप्पल के CFO नियुक्त हुए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी को केवन पारेख को। इसका देखिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट जो रहेगा। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और देख सकते हैं DBS बैंक की पहली महिला CEO तान सू सान बनी है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है हेल्या टॉमस-डॉटिटर। पाल कामागे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं आसिफ अली जरदारी। और अलेक्जेंडर स्टम्प फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं गुस्तावो एंड्रियाजेनेन। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं भारतीय मूल की जो निशा नंदी हैं, इनको ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त किया गया है, लिसा नंदी को। उर्सुला वान डेर लेयन ये लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। BBC के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर समीर शाह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज शरीफ। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने डिक स्कूप। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट है, कुवैत का प्रधानमंत्री बने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। प्रज्ञा मिश्रा बनी है ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI द्वारा भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुई हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिवा दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD बनी है। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बनी हैं। और दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्को। जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया, जोसेफ बोकाई। इसका देखिए राकेश मोहन RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं राकेश मोहन। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट में देखेंगे स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं पेड्रो सांचेज। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार को ग्रहण किए हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका हाल में निधन हुआ, तो ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, इनका नाम है इब्राहिम रईसी। इसके अलावा देख सकते हैं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, ब्रायन मर्लोनी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इसको भी देख सकते हैं, बहुत ही चर्चित रहे हैं। इसके बाद स्थल के विषय में देखेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट जो है कि है डॉक्टर विवेक लाल, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस वैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूशन के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नियुक्त हुए हैं। अफगानी महिला जिनका नाम है बेनास्फा याकूबी, जो कि US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में।
सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो कि मलेशिया के 14वें राजा बने हैं। फ्रेडरिक 10वें डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। डॉक्टर राजीव शाह अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष, यूएसएड के पूर्व प्रमुख, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास सी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हगिन जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक बने हैं। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइट बैचलर से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी जिनका नाम है देवेन पारक, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल हुए। मीरा चंद जो कि भारतीय मूल की उपन्यासकार है, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया मीरा चंद को। डॉक्टर भरत बरई ये भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है, कैंपस चैंपियन गाला सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देख सकते हैं जसलीन कौर एक ग्लासगो स्कॉटलैंड में जन्मी भारतीय मूल की महिला कलाकार है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सुनीता विलियम आप जानते ही हैं, बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी है सुनीता विलियम्स। यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं जिनका नाम है दिमित्रो कुलेबा। अमेरिका में एडिट और पीटर ओ डानेल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर अशोक वीर राघवन को। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे चर्चित स्थल के